नेम इज अक्षय और स्टार्ट करते हैं आज अपना अगला लेक्चर आयनिक इक्विलिब्रियम का। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था बफर सॉल्यूशन के बारे में, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम का। तो उसको काफ़ी अच्छे से तुम्हें समझना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी, वेराइटीज़ को समझना है। ठीक है, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो पहले मैं उसकी हेडिंग लगा देता हूँ, फिर उसके बारे में तुम्हें कुछ समझाता हूँ। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के बारे में थोड़ा जानते हैं। सॉल्ट क्या होता है, सबसे पहले हम इस बात की करें कि सॉल्ट क्या होता है। तो जैसे कि हमारे पास पहला वर्ड जो इसका है वो है सॉल्ट। तो सॉल्ट के बारे में जानते हैं। सॉल्ट क्या होता है, एसिड और बेस से जो मिलके बनता है उसी को तो हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, एसिड और बेस को जब हम मिलाते हैं तो सॉल्ट बनता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि NaOH है हमारे पास कोई बेस और हमने उसके अंदर एसिड HCl डाल दिया, तो हमारे पास सॉल्ट कौन सा बनेगा, NaCl। तो ये एक सॉल्ट है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि मेरे पास NH4OH, अगर मेरे पास कोई बेस है और अगर HCl उसके साथ एक एसिड है, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा NH4Cl। तो ये भी क्या है, एक तरीके का सॉल्ट है। तो सॉल्ट कैसे बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है हमारा एसिड और बेस की रिएक्शन से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सॉल्ट बोलते हैं, अगर सिंपल सी भाषा में बात किया जाए। ठीक है, इसी तरीके से अगर और भी एग्जांपल है, अगर मैं H2SO4 ले लेता हूँ, H2SO4 को मैं कंबाइन कर देता हूँ NaOH के साथ। सपोज ये एक एसिड और ये बेस है, तो उसको कंबाइन किया तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na2SO4। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे हम इसके 2 मोल्स लेंगे, वो चीज़ तुम समझ सकते हो आराम से। तो ये सारे क्या बन रहे हैं, हमारे पास सॉल्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इन सॉल्ट्स के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ना है हमें कि इन सॉल्ट्स की अंदर क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, अब ये अगर सॉल्ट देखोगे तो सपोज अगर तुम NaCl को ऑब्जर्व करोगे तो NaCl के अंदर एक तो Na+ है और एक Cl- है। ठीक है, इसी तरीके से अगर NH4Cl के अंदर देखोगे तो एक NH4+ है और एक Cl- है। इसी तरीके से अगर तुम Na2SO4 के अंदर देखोगे तो Na+ वाले आयन है और SO4 2- वाले आयन है। इसी तरीके से कुछ हो रहा है। मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि सॉल्ट के अंदर 2 टाइप के आयन्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो पॉजिटिव आयन जिसको हम कैटायन बोल सकते हैं और एक एनायन बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के आयन हमारे किसी भी सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब क्या हो रहा है, ये चीज हमने यहाँ पे समझ ली कि सॉल्ट क्या होता है और सॉल्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती है। सॉल्ट के अंदर 2 आयन्स होते हैं, एक पॉजिटिव, एक को कैटायन और दूसरे को एनायन बोलते हैं। ठीक है, अब इनका क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस। इसका करवा रहे हैं, सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन। ठीक है, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अब ये वाटर के साथ रिएक्शन कब करेगा, जब वाटर के भी पास 2 आयन है। कौन कौन से आयन है, एक तो H+ आयन है और दूसरा कौन सा आयन है, OH- आयन है। ठीक है, तो वाटर के जो ये आयंस है, ये वाटर के आयंस इन सॉल्ट के आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे या इनके साथ कंबाइन हो जाएंगे। अब कंबाइन कैसे होंगे कि सपोज अगर मैं NaCl को लेता हूं तो Na+ किसको अट्रैक्ट करेगा या किसकी तरफ रिएक्शन शो करेगा, माइनस की तरफ, तो ये इसके साथ क्या होगा, कंबाइन होगा। इसी तरीके से Cl- किसके साथ कंबाइन होगा, इस H+ के साथ कंबाइन होगा। तो होगा क्या कि ये जो सॉल्ट के आयन है, इन सॉल्ट के आयन का इंटरेक्शन होगा वाटर के आयंस के साथ। वाटर के आयंस कौन है, H+ और OH-। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। चीज समझ में आ रही क्या हो रहा है, सॉल्ट के आयंस, आयंस मतलब कैटायन और एनायन का वाटर के कैटायन और एनायन के साथ इंटरेक्शन को ही हम क्या पढ़ते हैं या उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। आई थिंक तुम्हें सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। आगे चला जाए, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, ये चीज हमने यहाँ पे समझ ली है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट को थोड़ा सा देखते हैं। अब हमारे पास जो भी सॉल्ट होते हैं ना, वो सॉल्ट होते हैं टोटल 4 टाइप के। ठीक है, 4 टाइप्स के हमारे पास सॉल्ट होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, पहला किस टाइप का होता है कि हमारा जो सॉल्ट बन सकते हैं ना, वो 4 तरीके से बन सकते हैं। अब 4 तरीके क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एसिड और बेस की दो कैटेगरीज है। 2 कैटेगरी मतलब एक तो स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, एक वीक बेस हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, एक वीक एसिड हो सकता है। तो हो सकता है कि हमारा जो सॉल्ट बना हो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट हो हमारे पास। थर्ड तरीका ये हो सकता है कि हमारे पास वो किससे बना हो, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर सॉल्ट बना हो सकता है। और फोर्थ तरीका हो सकता है कि दोनों क्या हो जाए, वीक हो जाए, दोनों क्या हो जाए, वीक हो जाए। तो टोटल 4 तरीके से हमारे पास सॉल्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो जनरली हमें इस पूरे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस चैप्टर के अंदर इन 4 तरीकों को पढ़ना है और इन 4 तरीकों के अंदर कैसे हाइड्रोलाइसिस होता है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन गेन करनी है।
तो आई थिंक तुम्हें सोल्ट हाइड्रोलाइसिस का जो डेफिनेशन था वो क्लियर हो गया। अब हम एक के बाद एक एक चीज को, हर एक टाइप को अच्छे से देखेंगे और उनके डेरिवेशंस के बारे में समझेंगे। तो अब चलते हैं और पहला टाइप देखते हैं हमारा कि वो सॉल्ट्स जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने जो सॉल्ट्स हैं उनका हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स के एग्जांपल लिखे हुए हैं थोड़ा समझने के लिए। जैसे कि मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है NaCl। अब तुम मुझे ये बताओगे कि सर ये NaCl को हम इस कैटेगरी के अंदर क्यों ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसका जो भी ये सॉल्ट जिससे भी बना है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये कैसे पता चला? तो थोड़ा सा उसके बारे में देखोगे। कभी भी अगर इस तरीके की सिचुएशन आए ना, तुम क्या करोगे, सिंपल इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे। कैसे? एक कैटायन और एक एनायन में। अब Na प्लस और एक Cl माइनस है, प्लस के साथ OH माइनस ऐड कर दो और माइनस के साथ H प्लस ऐड कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से तुमने ऐड किया तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या बन गया, NaOH, और तुम्हारे पास यहाँ से क्या बन गया, HCl। तो तुम्हें क्या चीज दिख रही है कि ये जो सॉल्ट बना है किस किस से बना है? एक तो इस NaOH से और एक और किससे बना है, HCl से। और ऑफ कोर्स ये दोनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरीके से अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर क्या होगा, ये तुम्हारे पास होगा Na प्लस और ये होगा तुम्हारे पास SO4 2 माइनस। इसके अंदर अगर तुम OH माइनस ऐड करोगे और इसके अंदर तुम अगर H प्लस ऐड करोगे, 2H प्लस ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास NaOH और ये चीज हो जाएगी तुम्हारे पास H2SO4। चीज क्लियर है? तो ये डिफरेंट टाइप्स है। तो मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उससे ये सॉल्ट बन गया। उसी तरीके से काफी एग्जांपल है जिसके अंदर इसके KOH HCl हो गया, COH होल ट्वाइस HCl हो गया, COH होल ट्वाइस और HNO3 हो गया। HNO3 भी काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने तुम्हें समझा। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर इनका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा तो क्या होगा। हाइड्रोलाइसिस मतलब सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि NaCl अगर मेरे पास है, ठीक है, तो NaCl एक मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो 100% आयोनाइज हो जाएंगे। तो अगर NaCl को बात करूं तो NaCl क्या होगा, 100% आयोनाइज हो जाएगा। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na++Cl- के अंदर। ये चीज क्लियर है? अब जैसे ही इसको पानी के अंदर डाला तो इसके पास कौन सा आयन आएगा, इसके पास OH- आयन आएगा। मतलब इसके पास OH- आयन करेगा, क्योंकि ये प्लस है तो उसके पास नेगेटिव आएगा, और ये माइनस है तो इसके पास वाटर का कौन सा आयन आएगा, इसके पास आएगा H+ वाला आयन। ठीक है, तो ये Na+ किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH- के साथ, और क्या बना लेगा, NaOH। H+ किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl के साथ, और क्या बना लेगा, HCl। लेकिन हमें ये पता है कि अगर ये चीज बन जाएगी, लेकिन ये क्या बन के इसी फॉर्म में रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये है हमारा स्ट्रॉन्ग और ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग है तो ये फिर क्या होगा, फर्दर डिसोसिएट हो और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na++ OH- में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा H++ Cl- में। तो अगर हम ओवरऑल चीज देखें तो क्या ये Na+ का आयन इस OH- के साथ इंटरेक्शन कर पाया? नहीं कर पाया। मतलब ये वापस फर्दर डिसोसिएट हो गया और ये अपने आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये इसके साथ डिसोसिएट, मतलब ये इसके साथ एसोसिएट नहीं हो पाया। एसोसिएट होने का मतलब है ये इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे क्या चीज हमें पता चल रही है कि अगर हम कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से अगर कोई भी सोल्ट लेते हैं तो वो क्या करता है, वो इस पानी के या वाटर के OH- और H+ के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। और अगर इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो क्या हाइड्रोलाइसिस हो पाएगा? तो हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाएगा। तो ना तो इस केटायन का हाइड्रोलाइसिस हो पाएगा, ना तो इस केटायन का हाइड्रोलाइसिस हो पाएगा, ना ही इस एनायन का हाइड्रोलाइसिस हो पाएगा। ठीक है, तो दोनों का यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होगा। और अगर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि जो भी सॉल्ट्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। आई थिंक चीजें क्लियर हो रही, क्या बता रहा हूं मैं कि हाइड्रोलाइसिस किसका नहीं होगा, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर सॉल्ट होंगे उनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। तो यहाँ पे ये NaCl का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। अगर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा तो जितना H+ पहले था पानी के अंदर उतना ही H+ अभी भी रहेगा। तो pH में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेंज इन pH जो होगा वो नहीं होगा। और अगर चेंज इन pH नहीं होगा तो अगर मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड बात करूं तो pH कितना हो जाएगा, 7 का 7 ही रहेगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये चीज समझ पा रहे हो? क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, ये फर्दर आयोनाइज हो जाएंगे। अगर सपोज ये वीक होता ना तो ये पूरा आयोनाइज नहीं हो पाता, क्योंकि वीक की टेंडेंसी होती है कि उसके अंदर पार्शली आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो पूरा आयोनाइज हो जाएगा। और अगर आयोनाइज हो गया इसका मतलब क्या है कि वो इंटरेक्ट नहीं हो रहा है। और अगर इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है इसका मतलब रिएक्शन नहीं हो रही है। और रिएक्शन नहीं हो रही है इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस
नहीं हो रहा। तो आई थिंक तुम्हें पहला वाला जो पार्ट था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से रिलेटेड, ये वाला पार्ट तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं अपने सेकंड टाइप की, जिसके अंदर हम वो सॉल्ट लेने वाले हैं जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, तो फिर से थोड़ा सा मैं तुम्हें समझा देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ी सी इन एग्जाम्पल से रिलेटेड चीजें क्लियर हो जाए। Na2CO3 है, तो ऑफकोर्स Na2CO3 को पार्ट में डिवाइड करोगे तो Na प्लस और CO3 2 माइनस, ठीक है। इसके साथ OH माइनस ऐड कर दो और इसके साथ H प्लस ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास NaOH, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास H2CO3, अगर तुम यहाँ पे 2H प्लस ऐड कर देते हो, ठीक है। तो ये H2CO3 एक वीक एसिड होता है, ठीक है। ये H2CO3 जो होता है ना वीक एसिड होता है, और ये चीज होती है एक स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात मेंशन करना चाहूंगा कि काफी कुछ बच्चों को शायद ये डाउट आ रहा होगा कि सर पता ही नहीं चलता कौन सा वीक एसिड और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक बेस है, कौन सा हमें ये कैसे पता चलेगा। तो बेटा ये सारी चीजें हम देख के तो नहीं बता सकते, लेकिन हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल दे दूं तो तुम उनको याद रख लो। उससे याद रखने से क्या होगा कि सपोज कभी भी वो कंपाउंड तुम्हारे सामने आएगा तो तुम पता लगा पाओ कि हाँ ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, या ये वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो उसका जो भी जो भी कंपाउंड्स है उनके नाम लिख के मैं तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम्हें उससे चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो उससे टेंशन मत लेना, फिलहाल पूरा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। इसी तरीके से अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर क्या क्या है, CH3COO माइनस है, और इसके अंदर एक और क्या है Na प्लस है। तो ऑफकोर्स इसके साथ अगर ये H प्लस जोड़ोगे और इसके साथ क्या जोड़ोगे OH माइनस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COH में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NaOH में। ये हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस, और ये हो जाएगा ऑफकोर्स, इसको तो पढ़ते आ रहे हो ना बहुत दिनों से, वीक एसिड होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इन दोनों से मिलकर जो सॉल्ट बना है, हाँ ठीक है। सॉल्ट कभी भी बनाना है तो क्या करना है, एसिड से H प्लस हटाओ, बेस से OH माइनस हटाओ, और बाकी बचे वाले पार्ट को जोड़ दो, तो तुम्हारा बन जाएगा सॉल्ट। इससे बेस्ट टेक्निक कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इसको देखोगे तो तुम्हें थोड़ी चीजें क्लियर होगी। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाता हूँ कि क्या इसके अंदर भी जैसे फर्स्ट केस में हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ तो क्या इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज होगी, या फिर इसके अंदर क्या होगा, तो उसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से। तो मैं लेता हूँ तुम्हारे सामने CH3CONA का, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। जैसे कि अगर मैं CH3CONA को लेता हूँ तो ये एक हमारे पास सॉल्ट है, और मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि सॉल्ट 100% आयोनाइज होता है। तो अगर इसको मैं 100% आयोनाइज करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब होगा क्या कि इस सॉल्ट के आयंस के साथ कौन इंटरेक्ट करेगा, वाटर के आयंस, ठीक है। तो इसके साथ कौन इंटरेक्ट करेगा, H प्लस, और इसके साथ कौन इंटरेक्ट करेगा, OH माइनस। इसके साथ इंटरेक्ट करने पर ये बना लेगा CH3COH, और ये बना लेगा NaOH। ये चीज क्लियर है। अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा वीक है, तो तुम बोलोगे कि सर ये एक वीक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या होगा, पूरा आयोनाइज हो जाएगा, तो ये Na प्लस और OH माइनस के अंदर चला गया, ठीक है। लेकिन क्या ये पूरा आयोनाइज हो पाएगा, तो बोलोगे कि सर ये पूरा आयोनाइज नहीं हो पाएगा। तो पूरा आयोनाइज नहीं हो पाएगा मतलब कुछ अमाउंट में ये डिसोसिएट होगा, इस फॉर्म में CH3CO माइनस प्लस H प्लस में। अब अगर मैं बात करूं तो अगर मैं वाटर के, अगर मैं इस सॉल्यूशन के अंदर देखूंगा, मतलब जब मैं किसी इस टाइप के सॉल्ट को पानी के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो H प्लस के आयन तो इस माइनस के साथ कंबाइन हो जाएंगे, मतलब इस नेगेटिव एनायन के साथ कंबाइन हो जाएंगे। लेकिन क्या ये OH माइनस वाले कंबाइन हो पाएंगे, तो OH माइनस वाले कंबाइन नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये कंबाइन होंगे फिर क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट, मतलब इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं हुआ। मतलब जो इसका केटायन वाला पार्ट था, जो भी इसका जो सॉल्ट है उसका जो केटायन वाला पार्ट था, इस केटायन वाले पार्ट ने हाइड्रोलाइसिस नहीं की, इसका हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन किसका हाइड्रोलाइसिस हुआ, इस एनायन वाले पार्ट का हाइड्रोलाइसिस तुम्हारा यहाँ पर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि देखो ये वीक एसिड है, तो हमें पता है कि वीक एसिड का जो डिसोसिएशन होता है वो 5% से भी कम होता है, ठीक है। तो 5% ही ये बन रहा होगा, मतलब 95% ये अवेलेबल है। और अगर 95% है मतलब वो 95% कब हुआ होगा, जब इसके बीच और इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा, तभी तो ये बना होगा। इसका मतलब यहाँ पे उसने वाटर के आयंस के साथ रिएक्शन कर लिया, और रिएक्शन कर लिया मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ है, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ है। तो हाइड्रोलाइसिस किसका हुआ है, एनायन का। इसी वजह से इस टाइप के टाइप को हम एनायनिक हाइड्रोलाइसिस भी बोल देते हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या बोल देते हैं हम, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस,
तो मैंने तुम्हें लिखवाया हुआ है, तो वही चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए कि क्यों इसको एनायनिक हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें कोई बोलेगा कि बताओ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर कौन किसका हाइड्रोलाइसिस होता है, तो तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे एनायन का हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रख लो, जो सबसे ज्यादा वीक होगा ना उसका हाइड्रोलाइसिस होगा, जो वीक है उसका हाइड्रोलाइसिस होगा। चीज क्लियर है क्या? स्ट्रॉन्ग का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, वीक का हाइड्रोलाइसिस होता है। तो एक बार ये दिमाग में बिठा सकते हो। अब इसका डेरिवेशन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हमें करने होंगे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ मेरे यहाँ पे कि कोई एक BA सॉल्ट है, ठीक है, कोई सॉल्ट मान लेता हूँ। ये सॉल्ट किससे मिलके बना है? ऑफकोर्स ये सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है। तो ये हो गया तुम्हारे पास वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना, ठीक है। मैंने इस सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट होगा, ये B किसके साथ कंबाइन होगा? अगर ये BOH बना लेगा हमारे पास, और ये हमारे पास बना लेगा HA, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्ट है, तो ये हमारा जो बनेगा ये स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, जैसे कि यहाँ पे बन रहा है, और ये हमारा बनेगा एक वीक एसिड, ठीक है। ये चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे चला जाए। अब ये ऑफकोर्स एक सॉल्ट है, तो पूरा आयोनाइज हो जाएगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ V प्लस प्लस A माइनस प्लस H2O, ये टूटेगा। अब ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी पूरा आयोनाइज हो जाएगा, तो इसको लिख देता हूँ V प्लस प्लस OH माइनस। लेकिन ये तो वीक है, तो ये आयोनाइज नहीं होगा, और इसको मैं सिंपल क्या लिख दूंगा? HA की फॉर्म में। चीज क्लियर है क्या? क्या समझा रहा हूँ? जो स्ट्रॉन्ग है उसकी पूरी आयोनाइज वाली फॉर्म लिखेंगे हम, और जो वीक है उसको हम आयोनाइज नहीं करेंगे। तो ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ से ये B प्लस से ये B प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कोई एक नेट रिएक्शन निकल के आएगी, ठीक है, नेट रिएक्शन। तो उसको नेट रिएक्शन को लिख देते हैं हम A माइनस प्लस H2O से हमारा बनेगा HA प्लस OH माइनस। ये चीज क्लियर है? यहाँ तक क्या किया हुआ है? तो हमारे पास ये एक नेट रिएक्शन निकल के आएगी। अब इससे हम कुछ चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है अगर C, ठीक है, C कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, मतलब इस BA की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? इस BA की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C है। तो ये टूटेगा किसमें? B प्लस प्लस और A माइनस के अंदर, हाँ है ना। तो स्टार्टिंग में तो उसकी कोई कंसंट्रेशन नहीं होगी, लेकिन जैसे टूट जाएगा तो इन दोनों की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? C और C। मतलब वहां पर A माइनस की कंसंट्रेशन कितनी निकल के आएगी? C। तो यहाँ पे हमने इसको क्या पुट कर दिया? सिंपल C पुट कर दिया, तो मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या है? C है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ से कुछ डिसोसिएट होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ C माइनस C अल्फा, ठीक है। तो अभी तक हम एक वर्ड यूज करते आ रहे थे अल्फा, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, और अल्फा नहीं यूज करके यहाँ पे H यूज किया जाता है, ठीक है। क्या यूज किया जाता है? H। और H को क्या बोला जाता है? H को बोला जाता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, H को बोला जाता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। सेम टू सेम मीनिंग है। अल्फा का क्या मीनिंग होता था कि एक मोल से कितना डिसोसिएट होता है, ठीक है। सेम टू सेम एक मोल से कितना हाइड्रोलाइज होगा, उसको क्या बोल दिया? H डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। क्लियर है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस ये है कि हाँ, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट बोल दिया, डिसोसिएशन कर लेते तो डिसोसिएशन कांस्टेंट, या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल दिया, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से अगर CH गया तो यहाँ बनेगा CH, और यहाँ पे भी कितना बनेगा? CH। तो ये चीज क्लियर है, ये चीज हम काफी दिनों से करते हुए आ रहे हैं, तो इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर है, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम है, तो इसका कुछ K निकल के आएगा हमारे पास, तो इसके K को हम KH बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है KH का मतलब होगा हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ये किस तरीके से समझ सकते हो? जैसे कि वीक एसिड में हम Ka यूज करते थे, वीक बेस के अंदर Kb यूज करते थे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस के अंदर हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH यूज किया जाता है। ये क्या होगा? HA इंटू OH माइनस, HA इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय A माइनस, ठीक है। वाटर का क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि वाटर का जो है हमारे पास वो क्या है? प्योर लिक्विड है, तो 1 होगा, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं CH इंटू CH, CH इंटू CH अपॉन C इंटू 1 माइनस H। चीज क्लियर है? तो सिमिलरली CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, कुछ याद आ रहा है? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और स्मॉल डाइल्यूशन लो, उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है। अल्फा की जगह सिर्फ H आ गया, ठीक है। अब होता क्या है ना कि वो जो हाइड्रोलाइसिस होता है, वो जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होता है वो काफी ज्यादा कम होता है, तो H की वैल्यू 1 से काफी कम होती है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन हमें यहाँ पे लेना है,
तो ऑफकोर्स 1 माइनस एच को मैं क्या लिख पाऊंगा यहाँ पे सिंपल फिर 1 लिख पाऊंगा, ठीक है। वही अल्फा इज लेस देन 1 तो 1 माइनस अल्फा को 1 लिख देते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस एच को क्या लिखते हैं सिंपल 1। अगर ये लिख देते हैं तो बताओ के एच की वैल्यू क्या आएगी, तो तुम बोलोगे कि सर के एच वैल्यू आ जाएगी सी एच स्क्वायर, तो यहाँ से तुम्हारी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट ऑफ के एच बाई सी। कुछ याद है, रूट के बाई सी, अल्फा इज इक्वल टू रूट के बाई सी, इसी तरीके से एच इक्वल टू रूट के एच बाई सी। तो सिमिलर चीजें यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रही है, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा शायद तुम लोगों को। चलो आगे चला जाए, आगे चीजों को समझा जाए, ठीक है, आगे चीजों को समझा जाए। सॉरी यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा था, उसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको एक बार लिख देता हूँ ताकि तुम्हें बाद में फिर ऐसा ना लगे कि ये क्या करवा दिया, ठीक है। एच ए प्लस ओ एच माइनस, यहाँ पे था सी माइनस सी एच सी एच सी एच, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। तो उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसके वजह से लिख देते हैं इसको। अब एक एच हमारे पास आ गया, ठीक है, एच इक्वल्स टू क्या आ गया रूट के एच बाई सी। अब हमें एक और चीज पता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या एक वीक एसिड है, तो ये एच है हमारे पास एक वीक एसिड है, तो इसका H प्लस प्लस ए माइनस लिख सकते हैं। और वीक एसिड के लिए क्या डिफाइन होता है इसका के, तो के क्या होगा, के होगा अपने पास H प्लस इंटू ए माइनस डिवाइडेड बाय H, यही तो होगा हमारे पास क्या के। इसी तरीके से हमारे पास वाटर भी पता है कि वाटर का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट वो किस तरीके से लिखते हैं, H प्लस प्लस ओ एच माइनस, जिसको लिखा जाता है के डब्ल्यू H प्लस इंटू ओ एच माइनस, ठीक है। ये चीज सब पढ़ चुके हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन लिखी है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन लिखी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन से। तो सेकंड इक्वेशन को अगर फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, के डब्ल्यू बाई के कर रहे हो। तो के डब्ल्यू बाई के कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, ये एच प्लस डिवाइड बाई एच प्लस तो एच प्लस कट जाएगा, चीज क्लियर है। और तुम्हारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ओ एच माइनस, ठीक है। और ये एच ऊपर चला जाएगा तो ओ एच माइनस इंटू एच डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा ए माइनस। तो ये चीज कहीं पे लिखी हुई है क्या बोर्ड पे, एक बार चेक करो कहीं पे लिखी हुई है, शायद ये चीज लिखी हुई है यहाँ पर, ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है, मतलब ये वैल्यू किसके बराबर होगी, के एच के बराबर। तो यहाँ से मैं पता चला कि के एच की वैल्यू कितनी है, के एच की वैल्यू है अपने पास के डब्ल्यू बाय के ए, के डब्ल्यू बाय के ए। चेक करो एक बार, चीज समझ में आ रही, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने के एच हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट को वाटर के आयोनिक प्रोडक्ट और एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ रिलेट किया। चीज क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं। अब मुझे इस सॉल्ट का जो भी हाइड्रोलाइसिस हो रहा है इसका पीएच निकालना है, सॉल्यूशन का पीएच निकालना है। तो पीएच निकालने के लिए मुझे जरूरत किसकी पड़ेगी, पीएच निकालने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की, है ना। अगर मुझे पीएच निकालना है तो मुझे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, लेकिन अगर तुम देखोगे तो इस इक्वेशन में तुम्हारे पास किसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, OH माइनस की। तो चलो OH माइनस की भी निकालेगा तो काम हो जाएगा। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है कितनी, तो तुम बोलोगे सर CH है, सी समझ में आ रही है। अगर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन CH है तो कितना होगा, C इंटू एच, एच को लिख देंगे रूट ऑफ के एच बाई सी, है ना। ये यहाँ पे निकाल चुके हो ना, एच की वैल्यू रूट के एच बाई सी, तो वो मैंने वहाँ पे पुट कर दिया। तो OH माइनस की वैल्यू कितनी हो गई, OH माइनस की वैल्यू होगी रूट ऑफ के एच इंटू सी, है ना। अब के एच की वैल्यू एक और यहाँ से में पता चली है ना, के डब्ल्यू बाई के ए, तो वो भी पुट कर दो। तो OH माइनस की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं रूट ऑफ के डब्ल्यू बाई के ए इंटू सी। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, बढ़िया। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे और समझते हैं। अब अगर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पता लगी तो क्या POH निकाल सकते हो, तो तुम बोलोगे हाँ सर POH निकालने में क्या ही रखा है, तो लिख देंगे माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू बाई के ए इंटू सी टू दी पावर हाफ, है ना। हाफ अगर तुम बाहर निकाल के ले जाओगे तो माइनस हाफ लॉग ऑफ के डब्ल्यू प्लस इंटू में तो प्लस कर सकते हैं प्लस लॉग सी, और डिवाइड में तो माइनस कर सकते हैं माइनस लॉग ऑफ के। ये चीज क्लियर है। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा POH, और POH किसके बराबर होगा, माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू हो जाएगा। हाफ को कॉमन रख लेते हैं, लिख देंगे पी के डब्ल्यू लिख सकते हैं। चेक करो एक बार, माइनस लॉग के डब्ल्यू को पी के डब्ल्यू, माइनस अंदर गया तो माइनस लॉग सी, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया माइनस पी के ए, ठीक है। तो ये चीज क्या निकल के आ रही है तुम्हारे पास POH। तो अगर इसी तरीके से अगर 25 डिग्री कुछ नहीं दिया हो तो 25 डिग्री सेल्सियस मानना ही हमें, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे PKW की वैल्यू कितनी होती है 14, ठीक है। तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। POH निकल गया तो pH कैसे निकालोगे, pH हो जाएगा 14 माइनस POH,
तो इस तरीके से हम इस सॉल्ट का pH निकाल सकते हैं। तो तुमने जो भी प्रोसीजर देखा वो काफी लंबा था ऑफ कोर्स, लेकिन तुम्हें हर एक स्टेप यहाँ पे समझना है, ठीक है, क्योंकि जो स्टेप मैंने इसके लिए पर्टिकुलर यूज किया है वो स्टेप हर एक कंडीशन में यूज होगा, ठीक है। तो अगर ये चीज समझ में आ रही होगी, अगर ये नहीं आई हो तो फिर से एक और बार हम अगला वाला टाइप करेंगे उसमें अच्छे से, और एक और बार मैं करूंगा ना तो फिर थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। लेकिन अदरवाइज शायद चीजें क्लियर हो गई होगी, इतना कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफी चीजों को अच्छे से समझाया है, ठीक है। अलग अलग जगह से एच की वैल्यू निकाल के पुट करके आंसर निकालना, ठीक है। तो एक बार इसको देखो और फिर हम अगला वाला टाइप शुरू करते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है सॉल्ट्स, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बन के मिले होते हैं, हाँ, ठीक है, उनसे बने होते हैं। जैसे NH4Cl है, तो एक फर्स्ट इसको एग्जांपल देता हूँ, NH4 प्लस Cl माइनस, इसके अंदर OH माइनस जोड़ो, इसके अंदर H प्लस जोड़ो, NH4OH और HCl, ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हो गया तुम्हारे पास वीक बेस। किस क्लियर है क्या हो रहा है? बाकी इसी तरीके से हो रहा है। NH4 HNO3 है तो NH4OH और HNO3 से मिलके बना है, ठीक है। तो उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पहले भी चीज समझा चुका हूं तो आई थिंक चीजें क्लियर होगी, ठीक है। तो ये सॉल्ट्स हमारे हो गए जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में और अच्छे से जानते हैं। जैसे कि कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे NH4Cl ले लेता हूँ। तो अगर NH4Cl अगर हम यहाँ पे लेंगे तो NH4Cl एक ऑफकोर्स एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये टूटेगा NH4 प्लस प्लस Cl माइनस के अंदर। NH4 प्लस के पास कौन सा आयन आएगा? वाटर का ही आएगा, OH माइनस आयन, और उसके पास कौन सा आएगा? H प्लस आयन। तो ये हो जाएगा NH4OH और ये हो जाएगा HCl। चीज क्लियर है? अब यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग है? तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और यहाँ पे ये वीक बेस है। तो ऑफकोर्स जो स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या होगा? जो स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या होगा? वो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये H प्लस प्लस Cl माइनस के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। और अगर ये डिसोसिएट हो जाएगा तो ऑफकोर्स इस वाले पार्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा होगा, ये चीज क्लियर है। वही सिमिलर चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ जैसे पहले हुआ था, ठीक है। कुछ चेंजेस आएंगे तो उसको समझेंगे। यहाँ पे ये वीक बेस है तो ऑफकोर्स ये पार्शियली डिसोसिएशन होगा और यहाँ पे क्या होगा? NH4 प्लस प्लस OH माइनस में कंप्लीट कन्वर्जन हो जाएगा। मतलब ऑफकोर्स ये एक वीक है तो इसका आयोनाइजेशन कम होगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पे इंटरेक्शन होगा मतलब इस पार्ट का हाइड्रोलाइसिस हो रहा होगा और इस पार्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे बताओ कि कौन सा पार्ट हाइड्रोलाइसिस में जा रहा है? तुम बोलोगे सर जो सॉल्ट का केटायन वाला पार्ट है वो हाइड्रोलाइसिस में जा रहा है, इसी वजह से इसको हम केटायनिक हाइड्रोलाइसिस बोल देते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? केटायनिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। इसका एक और नाम है। तो आई थिंक चीज समझ में आ रही होगी, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहा है जो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, और ये एक वीक बेस बना रहा है, इस वजह से पूरा डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे हमें इंटरेक्शन देखने को मिलेगा सोल्ट का केटायन पार्ट के साथ, वाटर के एनायन पार्ट के साथ। चीज समझ में आ रही है? तो एग्जाम्पल के साथ शुरू किया जाए, बढ़िया। तो देखो हो गया एक अच्छा सा डेरिवेशन, वापस पीएच निकालने का डेरिवेशन मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ यहाँ पे, तो इसको एक अच्छी से देखोगे। इसी तरीके से जैसे लास्ट टाइम पे एक सोल्ट लिया था BA, अब की बार जो सोल्ट होगा वो किससे होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से बना सोल्ट होगा, ठीक है। अब ये जो सोल्ट लिया है इसको मैंने क्या किया? वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? BOH प्लस HA के अंदर, ठीक है। लास्ट टाइम पे हमारे पास वीक एसिड बन रहा था, अब की बार स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा और बनेगा क्या? वीक बेस, ठीक है। कुछ चीजें चेंज होगी, बस स्ट्रॉन्ग की जगह वीक हो जाएगा, पूरा का पूरा डेरिवेशन सेम है, ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं है। ये ऑफकोर्स एक क्या है? ये ऑफकोर्स एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा डिसोसिएट होगा B प्लस प्लस A माइनस में प्लस वाटर। ये एक वीक है तो ये डिसोसिएट नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट कर देते हैं, कर दिया। अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं, A माइनस से A माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया? B प्लस प्लस H2O से हमारे पास बन के आया BOH प्लस H प्लस। चीज क्लियर है? जैसे कि हमें पता था कि BA की अगर कॉन्सेंट्रेशन, अगर सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन C है, मतलब BA की कॉन्सेंट्रेशन अगर C है तो BA टूटेगा किसमें? B प्लस प्लस A माइनस के अंदर। इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो ये हो जाएगा C और C। चीज क्लियर है? यहाँ तक थोड़ा सा फास्ट चल रहा है लेकिन चीजें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि रिपीट हो रही है। B प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास C निकल के आ जाएगी, मतलब जितनी कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें क्वेश्चन के अंदर इसकी दी होगी तुम्हें उतनी कॉन्सेंट्रेशन B प्लस की लेनी है। C है तो यहाँ पे फिर टूटेगा C माइनस CH, यहाँ पे भी हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट आएगा, मतलब यहाँ पे भी तुम्हारे पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस आएगा, यहाँ पे बनेगा CH, यहाँ पे फिर क्या बनेगा? CH, ठीक है। फिर इस फर्दर इक्वेशन के लिए मैं क्या लिखूंगा? KH क्या होगा? BOH
ठीक है, इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय B प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है ना। ये किसके बराबर होगा, CH इंटू सी एच अपॉन सी इंटू वन माइनस एच के बराबर। इसको मैं लिख दूंगा CH स्क्वायर अपॉन वन माइनस एच। सिमिलर कॉन्सेप्ट है। फिर हम यहाँ पे अजम्पशन लेंगे कि H की लेस देन वन वन, H इज लेस देन वन वन है, तो वन माइनस एच को क्या पुट कर दूंगा मैं, वन। और अगर इसको वन पुट कर दिया तो KH की वैल्यू क्या आ जाएगी, CH स्क्वायर, ठीक है। और अगर KH की वैल्यू CH स्क्वायर आ गई तो H किसके बराबर हो गया, रूट KH बाई सी। चेक करो पर अच्छे से देख लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कभी कभी चीजें प्रॉब्लम नहीं कर सकते। तो सिमिलर चीज चल रही है, ठीक है, सिमिलर चीज चल रही है। तो यहाँ तक तुम्हारी चीजें क्लियर होगी शायद। तो थोड़ा सा ऊपर की चीज को हम चलो, अब सिमिलरली हमने वहां पे वापस क्या किया था, उसके बाद हमने लिखा था पहले वहां पे वीक एसिड के बारे में डिसोसिएशन लिखा था। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी हमारे पास वीक बेस है उसका डिसोसिएशन। तो उसका डिसोसिएशन होगा B प्लस प्लस OH माइनस, तो उसका KB क्या होगा, इसका KB, क्योंकि वीक बेस है तो KB लिखा जाएगा, क्या होगा B प्लस इंटू OH माइनस अपॉन BOH। चीज क्लियर है ना। इसी तरीके से वाटर का डिसोसिएशन भी लिखेंगे, H2O कन्वर्ट होगा H प्लस प्लस O माइनस के अंदर, इसका होगा KW, जिसको लिखेंगे हम H प्लस इंटू OH माइनस, ठीक है। इसको फिर से इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 करेंगे, क्या, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 किया तो ये हो जाएगा KW बाय KB। कितना होगा KW बाय KB, ऑफ कोर्स इसको इससे डिवाइड करोगे तो OH माइनस कट जाएगा, बचेगा ऊपर H प्लस इंटू BOH डिवाइडेड बाय B प्लस। चेक करो ये क्या है, सिमिलर दिख रहा है। तो ये किसके बराबर हो गया, फिर से KH के बराबर हो गया, ठीक है। वही सेम चीज है, पहले वीक था ना तो Ka आ गया था, अब स्ट्रॉन्ग है तो KB, अब बेस है वीक है तो KB आ गया, और कुछ डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारे पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, CH है। तुम बोलोगे कि सर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास कितनी है, CH है, तो H प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू रूट ऑफ KH बाई सी। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ KH इंटू सी के बराबर। चीज क्लियर है, आगे चला जाए, ठीक है। आराम से देखना चीजों को, और ये याद रखना H इक्वल टू रूट KH बाई से हम निकाल चुके हैं पहले, ठीक है। तो वही चीज मैंने उसे पुट कर दिया वहां पे, तो अच्छी बात है। अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई है हमारे पास, रूट ऑफ KW बाई KB इंटू सी। तो अब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, POH नहीं आ रहा है, सीधा PH आ रहा है। तो PH कैसे निकालेंगे, PH निकालेंगे हम माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, तो माइनस लॉग ऑफ KW बाई KB इंटू सी टू दी पावर हाफ हो जाएगा हमारे पास। तो PH निकल के आ जाएगा माइनस हाफ ऑफ लॉग KW प्लस लॉग C माइनस लॉग ऑफ KB। चीज क्लियर है। तो PH की वैल्यू आ जाएगी सिंपल, माइनस हाफ लॉग KW हो जाएगा हाफ PKW, ठीक है, माइनस PKB माइनस लॉग ऑफ C। चीज क्लियर है क्या कर रहा हूँ। तो इस पूरे सॉल्ट का, जिस टाइप का जो हमने सॉल्ट पढ़े हैं, उसका पीएच कुछ ऐसे निकल के आएगा। तो तुमने देखा होगा कि सिमिलर कॉन्सेप्ट लगाया और कुछ नहीं किया, सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ आंसर निकाला है। तो आई थिंक यहाँ पे तुम्हें चीजें क्लियर हो गई होगी। तो अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि फोर्थ टाइप का सॉल्ट है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम एक वीक एसिड और दूसरा वीक बेस लेके उसका सॉल्ट बना के उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। तो समझना थोड़ा सा अलग चीज हो जाती है यहाँ पे। पहले मैं तुम्हें उसके एग्जांपल से रूबरू करवा देता हूँ, ठीक है। चलो चेक करोगे, CH3CO NH4 है, तो इसको पहले कन्वर्ट करो अपने आयंस के अंदर, CH3CO माइनस प्लस NH4 प्लस, तो इसके अंदर H प्लस, इसके अंदर OH माइनस कंबाइन करो, ये हो जाएगा CH3COH और ये हो जाएगा NH4OH, ठीक है। ये भी एक वीक एसिड है और ये तुम्हारे पास एक वीक बेस है, ठीक है। तो ये चीज तुम कर सकते हो। NH4CN एग्जांपल के साथ पहले समझा देता हूँ। NH4 प्लस है, CN माइनस है, इसमें OH माइनस कंबाइन होगा, इसमें H प्लस कंबाइन होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH4OH बना लेगा, ये बना लेगा तुम्हारे पास HCN, ठीक है। तो ये वीक एसिड हो गया, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक बेस है। चीज समझ में आ रही है। तो इससे कुछ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल से पहले तुम्हें समझाया है, अब देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से। तो जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3COO NH4 वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है।
बताओ ये टूटेगा तो कैसे आयंस में टूटेगा? ये टूटेगा सर, बोलोगे कि सर ये डिसोसिएट होगा CH3CO माइनस प्लस NH4 प्लस के अंदर डिसोसिएट होगा। अब क्या होगा, इसके साथ नेगेटिव वाले के साथ H प्लस जुड़ेगा और पॉजिटिव वाले के साथ OH माइनस जुड़ेगा, है ना। तो ये बनाएगा CH3COH और ये बनाएगा NH4OH। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं आता, बढ़िया। ये भी वीक है, ये भी वीक है, तो भैया ये भी वीक है तो ये भी पार्शली डिसोसिएट होगा, और भैया ये भी वीक है तो ये भी पार्शली डिसोसिएट होगा। और ऑफकोर्स अगर दोनों पार्शली डिसोसिएट होंगे, और हमें पता है कि जो वीक चीज़ होती है ना वो उतना ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होती है, तो ऑफकोर्स इनके दोनों के अंदर अट्रैक्शन तो हो ही रहा होगा। किसके साथ? वाटर के आयंस के साथ। तो वाटर के साथ अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब इसका भी हाइड्रोलाइसिस हो रहा है और इसका भी हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, मतलब कैटायन का भी हो रहा है, एनायन का भी हो रहा है। इसी वजह से इसको कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलाइसिस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चीज़ समझ में आ रही है क्या? एग्जाम्पल से समझा जाए उसको, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं और चीज़ें थोड़ा सा और इसके अंदर और समझदारी की ज़रूरत है। ठीक है, तो समझोगे, जैसे कि फिर से हम डेरिवेशन करेंगे तो इसका कोई सोल्ट ले लेते हैं BA। वो सोल्ट अब किससे बना है? वो सोल्ट बना है अपना वीक एसिड और वीक बेस से। ठीक है, इसको पानी के अंदर डाल दो तो भैया H2O में डाल दिया, बना क्या? BOH, और एक और चीज़ क्या बनी अपने पास? HA। ठीक है, ऑफकोर्स ये वीक एसिड से बना है तो ये वीक बेस बनेगा और ये वीक एसिड बनेगा। ठीक है, तो अब इसको तोड़ते हैं तो डिसोसिएट करते हैं तो B प्लस प्लस A माइनस प्लस वाटर कन्वर्ट होगा BOH प्लस HA के अंदर। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर C थी तो यहाँ भी C, यहाँ पर भी C, कोई डाउट तो नहीं है। C माइनस CH, C माइनस CH, CH CH, चीज़ क्लियर है। इसका KH लिख दे, क्या होगा? KH BOH इंटू HA डिवाइडेड बाय B प्लस इंटू A माइनस, है ना। इसकी कॉन्सेंट्रेशन है CH इंटू CH डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस H इंटू C इंटू 1 माइनस H, है ना। तो चेक करोगे तो ये C से ये C कैंसिल आउट हो गया, ये C से ये C कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर। चीज़ क्लियर है? अब एक चीज़ तो मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ पूरे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की, जो इसमें है वो चीज़ है कि इसका जो KH है ना, उस KH की वैल्यू में C नहीं आ रहा है। चीज़ दिख रहा है? C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो इससे ये पता चलता है कि वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट में उसका जो KH होता है, जो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट होता है, वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। मैथमेटिकली देख रहे हैं आप चीज़ें, तो याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि किस टाइप के सॉल्ट्स के अंदर हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट उनकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट्स के अंदर। बढ़िया चीज़ समझ में आ रही है? थोड़ा सा इसको अच्छे से देखते हैं। यहाँ से निकल के आया KH इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने रूट ले लिया तो H अपॉन 1 माइनस H को मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट ऑफ KH। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, H की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो H की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी? H की वैल्यू निकल के आएगी 1 रूट KH माइनस H इंटू रूट KH इक्वल टू H। ठीक है, उसको उधर लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा H इंटू 1 प्लस रूट KH इक्वल टू रूट KH। तो H की वैल्यू आ गई रूट KH डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट ऑफ KH। चेक करो एक बार, H की वैल्यू कुछ ऐसे आ गई। ठीक है, कभी कभी क्या होगा ना कि अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हो। अप्रोक्सीमेशन किस टाइप का? ये तुम ये मान सकते हो कि 1 माइनस H की वैल्यू क्या है? 1 है, तो KH की वैल्यू किसके बराबर होगी? H स्क्वायर के। तो अगर इसको 1 मान लिया तो KH इक्वल टू क्या हो गया? H स्क्वायर। तो H की वैल्यू कितनी आ गई? सिंपल 1 बाय रूट KH। तो ये भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने आपकी बार अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है और सीधा मैंने आंसर निकाला है। ठीक है, तो वो चीज़ें तुम्हें थोड़ी सी क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो आगे चला जाए, चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ से KH कैसे निकाल रहा हूँ, H कैसे निकाल रहा हूँ, तो ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब आगे समझाता हूँ तुम लोगों को इसके बारे में। अब अगर मैं बात करूं ऑल्सो, मेरे पास यहाँ दोनों वीक एसिड भी है, वीक बेस भी है, तो देखते हैं वीक एसिड और वीक बेस के अंदर कैसे चीज़ें हमें करनी है। तो HA हमारे पास वीक एसिड है, ये कन्वर्ट होगा H प्लस प्लस A माइनस के अंदर, जिसका Ka लिखा जाएगा H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाई HA। ठीक है,
इसी तरीके से हमारे पास वीक बेस है तो इसका बी ओ एच लिखा जाएगा बी प्लस प्लस ओ एच माइनस, तो वो हो जाएगा के बी, जिसको हम लिखेंगे बी प्लस इंटू ओ एच माइनस डिवाइडेड बाय बी ओ एच, है ना। इसी तरीके से हमारे पास वाटर होगा तो वाटर को डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखेंगे एच प्लस प्लस ओ एच माइनस, तो यहाँ पे उसको लिख देंगे हम के डब्ल्यू, इसको लिखा जाएगा एच प्लस इंटू ओ एच माइनस। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ठीक है। के एच अभी निकाला था, तो के एच अगर तुम्हें पता हो तो के एच क्या था, के एच था बी ओ एच इंटू एच ए डिवाइड बाय बी प्लस इंटू ए माइनस, ठीक है। चेक कर सकते हो पीछे जाके एक बार, वही लिखा हुआ है के एच, ठीक है। तो अगर इक्वेशन 1, 2, 3 है, के एच निकालना है वहां से, तो क्या करोगे 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, मतलब 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के इंटू के बी। तो चेक करो क्या हो रहा है, के डिवाइड बाय के बी, तो वही चीज निकल के आएगी। जैसे कि इसको एच प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, ओ एच माइनस, ठीक है। और क्या बच जाएगा तुम्हारे पास, बच जाएगा बी ओ एच इंटू एच ए डिवाइडेड बाय बी प्लस इंटू ए माइनस, ये चीज निकल के आएगी ना। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू बराबर के एच, तो यहाँ से तुम्हें पता चल गया कि के एच किसके बराबर है, के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के इंटू के बी। बहुत बढ़िया चीज समझ में आ रही है, रिलेट कर पा रहे हो चीजें, क्या हो रहा है, बढ़िया ना। चले आगे बढ़िया। थोड़ा थर्ड टाइप है तो थोड़ा सा अलग होगा ऑफकोर्स, क्योंकि दोनों ही वीक आ गए ना, और दोनों वीक आ गए तो थोड़ा सा अलग टाइप बन जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमें पीएच निकालना है, ठीक है। तो पीएच कैसे निकाला जाएगा, तो पीएच निकालने के लिए अगर मैं तुम्हें बोलूं तो एक इक्वेशन जैसे कि अभी लिखी हुई थी हमारे पास, बी प्लस प्लस ए माइनस प्लस H2O कन्वर्ट हो रहा है BOH प्लस एच में, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास था ये C माइनस सी एच, सी माइनस सी एच, सी एच और सी एच, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि BOH इज इक्वल टू एच है, क्योंकि इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन सी एच है, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन सी, जब दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। क्या हम लिख सकते हैं कि बी प्लस इज इक्वल टू ओ एच माइनस, तो बी प्लस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ए माइनस। अच्छे से देखना, थोड़ा सा डेरिवेशन अच्छे से देखना, तो इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, ठीक है। अब मैं इसके लिए तुम्हारे यहाँ पे के एच लिख रहा हूँ, तो के एच क्या है, के एच है मेरे पास बी ओ एच इंटू एच डिवाइडेड बाय बी प्लस इंटू ए माइनस। तो क्या मैं इस बी प्लस की जगह ए माइनस लिख सकता हूँ, क्या मैं इस बी ओ एच की जगह एच ए लिख सकता हूँ, तो तुम बोलोगे सर लिख सकते हो, तो लिख के देखते हैं एच ए इंटू एच ए डिवाइडेड बाय ए माइनस इंटू ए माइनस। ये किसके बराबर चल रहा है, ये के एच के बराबर चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं एच ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस का स्क्वायर इक्वल टू के एच। तो बताओ एच ए अपॉन ए माइनस की वैल्यू कितनी आ गई, तुम बोलोगे सर रूट के एच। चेक करो, अच्छे से चेक करना एक बार, गलती और जल्दबाजी दोनों निपटा देगी तुम लोगों को, ठीक है। आराम से चेक करना के एच की वैल्यू, तो मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी है, ठीक है। क्यों फाइंड आउट करी, उसका एक रीजन है। अब मुझे पीएच निकालना है, ठीक है। तो पीएच निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा, जो भी वीक एसिड वाला जो रिएक्शन था, वो वीक एसिड वाला रिएक्शन लिखूंगा। जैसे कि क्या था, एच ए कन्वर्ट हो रहा है एच प्लस प्लस ए माइनस के अंदर। इसका के लिख सकते हैं ना, के क्या होगा, इसका के होगा अपने पास रूट ऑफ, सॉरी रूट नहीं, इसका के एच होगा एच प्लस इंटू ए माइनस डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। अब मुझे पीएच निकालना है तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तुम खुद बताओ, बोलोगे कि सर पीएच निकालना है तो एच प्लस की जरूरत है, एच प्लस की जरूरत है, तो वो किसके बराबर होगा, के इंटू एच ए डिवाइडेड बाय ए माइनस। चेक करो, यहाँ से निकाल रहा हूँ, यहाँ से ये चीज लिख रहा हूँ, यहाँ से ये चीज लिख रहा हूँ, चीज क्लियर है। इसकी वैल्यू पता है क्या बेटा, बेटा 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 इसकी वैल्यू पता है क्या, बोलोगे सर ये लिखी हुई है, तो लिख देते हैं ना, के इंटू रूट के एच, सही है क्या, ये एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चल रही है। के एच की वैल्यू थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया था, के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के इंटू के बी, के एच इक्वल्स टू के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के इंटू के बी। पुट कर दें यहाँ पे, चलो पुट कर देते हैं, के इंटू रूट ऑफ के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के इंटू के बी। चीज क्लियर है, अंदर किया जाए तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू रूट ऑफ के डब्ल्यू इंटू के डिवाइडेड बाई के बी। चेक करो एक बार,
क्या H+ की कॉन्सेंट्रेशन आ गई? अब उसके बाद तो क्या ही क्वेश्चन बचा है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो बस pH ही तो निकालना है। तो फट से pH निकाल देते हैं और आंसर निकालते हैं यहाँ पे कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ इज इक्वल टू H+ मतलब माइनस लॉग ऑफ KW इंटू KA डिवाइडेड बाई KB टू द पावर हाफ इज इक्वल टू pH। तो pH इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ log of KW माइनस log of KB प्लस log of KA। चेक करो बार सही लिखा हुआ है क्या? वही लिख रहा हूँ, हर बार सेम चीज चल रही है, ठीक है। एक बार समझ पा रहे हो तो सब बार वही सेम चीज चल रही है। pH इक्वल टू माइनस log of KW को तो हाफ बार रहने दिया, PKW ये प्लस हो जाएगा प्लस PKA माइनस PKB, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास, तो ये हो गया तुम्हारे पास pH का फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर जो भी सॉल्ट बना है उसका अगर एसिडिक नेचर है तो उसका pH किससे ज्यादा होना चाहिए? 7 से। तो ऑफकोर्स हमें पता है कि PKW की तो वैल्यू कितनी होगी? PKW 14 हो जाएगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो उसकी वैल्यू अगर 14 पुट कर देते तो 14/2 7, तो 7 प्लस अगर हो गया तो 7 प्लस कब होगा? जब बेसिक होगा। प्लस कब होगा? जब pKa ज्यादा होगा pKb से। तो अगर pKa इक्वल टू pKb है तो pH आ जाएगा 7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। pKa की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई pKb से, ज्यादा हो गई तो 7 से ज्यादा, pH ग्रेटर देन 7 मतलब आ जाएगा बेसिक नेचर। और अगर pKa की वैल्यू कम हो गई और pKb की वैल्यू ज्यादा हो गई तो pH की वैल्यू आएगी लेस देन 7 जो नेचर हो जाएगा एसिडिक। चीज क्लियर है क्या समझा रहा हूँ? आई थिंक तुम्हें चीज क्लियर हो रही होगी और किस तरीके से तुम्हें आंसर निकालना है ये भी क्लियर हो रहा होगा। फिलहाल के लिए इस लेक्चर के अंदर मैंने तुम्हें सारे डेरिवेशन करवा दिए सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड, जो कि 4 टाइप के थे। अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स प्लस कुछ थोड़ी चीजें हो जो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से वो तुम्हें समझानी है। लेकिन सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का क्वेश्चन कभी भी करो तो हमेशा बेसिक से चलना। बेसिक से चलने का मतलब क्या है कि यहाँ से फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द टाइम लगा दोगे ना तो गलत नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा कि तुम मत लगाओ, लेकिन अगर बेसिक से चलोगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिलहाल के लिए बेसिक यूज करो, अदरवाइज फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है। और जेईई मेंस एग्जाम के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन एडवांस एग्जाम के लिए हमें फिलहाल के लिए हमें बेसिक चीज़ें ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, हम बेसिक से क्वेश्चंस करना ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रहेगा, ठीक है। अच्छे से इन डेरिवेशन को एक बार खुद से करना और समझना, फिर भी कोई डाउट आए तो एक बार मुझसे पूछ सकते हो। और ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रहेगा। नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पे मिल जाएंगे, तो पढ़ते रहो और मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से